हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मन। वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। जो बंडूरा थे इन्होंने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। इनका मतलब था कि जो बच्चा है वो हमारे समाज से सीखता है, समाज में इधर उधर अवलोकन करके मतलब देख के जो भी ऑब्जर्व करता है उससे बच्चा सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए है स्वचिंतन, बी प्रतिधारण, सी पुनरावृत्ति एंड सी सार को दोहराना। इसमें पूछा गया चारों में से कौन सी प्रक्रिया इनके प्रोसेस में आती है। चलिए बात कर लेते हैं स्टेजेस या प्रोसेस की। देखिए पहला प्रोसेस है अटेंशन प्रोसेस, इसे कहते हैं धनात्मक प्रक्रिया। सेकंड है रिटेंशन प्रोसेस, मतलब प्रतिधारण या धारणात्मक, मतलब बच्चा देख के कुछ धारण कर लेता है, वो चीजें सीखता है फिर धारण कर लेता है। थर्ड है रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड फोर्थ है मोटिवेशन प्रोसेस। तो देखिए जो सेकंड प्रोसेस है धारणात्मक प्रक्रिया या प्रतिधारण प्रक्रिया, ये हमें ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कौन सी प्रक्रिया होती है, मतलब प्रतिधारण प्रक्रिया होती है। ओके, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है संवेग के मनोविज्ञान में जो चार ऑप्शन है सबसे कम ध्यान किस पे दिया गया है। संवेग व्यक्तिपरक भावना है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। बिल्कुल, संवेग व्यक्तिपरक भावना है और हर व्यक्ति में अलग होती है, किसी में कम और किसी में ज्यादा। ठीक। बी है संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। देखिए संवेग के मनोविज्ञान में इसमें कक्षा की बात नहीं की है बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होती है। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। सी है संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। बिल्कुल, उत्तेजना ही एक संवेग हम कह सकते हैं एक तरह से। डी है संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यह भी बिल्कुल सही है। तो जिस तथ्य पे कम ध्यान दिया गया है वो हमारा सेकंड है। इसमें कहा गया संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। संवेगात्मक बुद्धि की बात की गई है। बहुबुद्धि सिद्धांत मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने 8 इंटेलिजेंसेस बताई हैं। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं पहले, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। बी है प्राकृतिक बुद्धि एंड सी चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, डी अस्तित्वपरक बुद्धि। देखिए जो ए वाला है अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, इसमें क्या करता है अंतरावैयक्तिक मतलब दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की समझ, दूसरों के बारे में बहुत कुछ आप नॉलेज रखते हो, तो इसका मतलब आपके पास अंतरावैयक्तिक बुद्धि है। ठीक है, अंतःवैयक्तिक का मतलब होता है आप अपनी भावनाओं के बारे में जानते हो, अपने संवेग, अपने अंदर की चीजें जब आप जान रहे होते हैं, अपनी एबिलिटी जान रहे होते हैं, वो चीज हो जाती है अंतःवैयक्तिक, मतलब अपने बारे में बढ़िया अच्छा ज्ञान रखना। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ए। अगर आपको अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि है, ठीक है, तो वो आ जाएगी संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हो जाएगी। ठीक, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। देखिए शिक्षार्थी है 7th का, वो गणित में त्रुटियां कर रहा है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे। भाई वो त्रुटियां कर रहा है तो उसको क्या कर देंगे, सही उत्तर हम बता देंगे, ऐसा करेंगे क्या। बी है उसको कैलकुलेटर दे देंगे कि आप अपने आप से कर लीजिए कैलकुलेटर को यूज करके। सी है शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। देखिए आप विकल्प के लिए उसे कहेंगे कि भाई इस पद्धति से आप नहीं निकल पाए, दूसरा मेथड अपनाओ। ठीक है, दूसरा मेथड अपनाने को कहेंगे, उसको थोड़ा सा हिंट देंगे कि ऐसे ऐसे करिए और खुद से उसे करने देंगे कि आप बेटा फिर से ट्राई करो, अब हो जाएगा। ठीक, तो उसे कहेंगे खुद से आप अपनी गलतियां निकालिए, देखिए इसको फिर से देखिए ये क्वेश्चन और देखिए कहाँ पे गलती है, खुद की गलती पता लगाने दीजिए। तो ये कर सकते हैं। डी है शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल ऐसा हम नहीं करेंगे,
उसको खुद अपनी गलती ढूंढने देंगे। अगर वो गलती ढूंढ लेता है तो उससे फिर कहेंगे कि आप फिर से अपना वो क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो ये करेंगे हम, हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, देखिए वाइगोस्की ने एक थ्योरी दी है, सोशल कल्चरल थ्योरी, सॉरी। तो उसमें इन्होंने सोसाइटी की बात की है, कल्चर की बात की है और भाषा की बात की है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ए है संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा विकास में, एक सेकेंड, यहाँ पे भाषा विकास में, भाई विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक। डेवलपमेंट जो होता है उसमें संस्कृति और भाषा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बी है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। सी यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। डी स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। देखिए वाइगोस्की के सिद्धांत में आ जाएगा ए ऑप्शन। इन्होंने बात की संस्कृति और भाषा की, ठीक है, समाज की, संस्कृति की और भाषा की। तो ए ऑप्शन में हमें बिल्कुल क्लियर मिल रहा है, संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। देखिए अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण मतलब बढ़िया जीवन जी सके तो उन्हें कैसे अवसर हम देंगे, कैसे अवसर उन्हें प्रदान करने चाहिए। ये है इस तरह के विद्यार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, भाई उनकी जो भी कमजोरियां हैं उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उनको सही करने की कोशिश करेंगे। या फिर बी है इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। इस तरह से बच्चों से हम उच्च अपेक्षाएं रख सकते हैं क्या। सी विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना, उनके जो है विभिन्न प्रकार के कौशल जो है स्किल्स का यूज करें हम, ठीक है, उनका हम बच्चों को शिक्षण दें स्किल का, जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। डी है इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, कि आप अपने आप से खुद ही अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, इसके लिए हम उसे प्रोत्साहित करेंगे। तो सबसे सटीक और सबसे सही आंसर जो इसमें बन रहा है वो बन रहा है बी, ठीक है। बी में कह रहा है विविध कौशलों मतलब विभिन्न प्रकार की स्किल्स हम बच्चों को जब सिखाएंगे तो वो उनमें से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना, जैसे आर्ट्स हो गई, क्राफ्ट हो गया, तो इस टाइप का जो होता है वो चीज होती है, शिक्षण देंगे हम बच्चों को, ठीक है। विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए उन्होंने कितनी प्रगति की है, इसका निरीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। केस स्टडी करेंगे, ए ऑप्शन में कह रहा है व्यक्ति या केस अध्ययन, बी घटनावृत्त अभिलेख वास्तविक रिकॉर्ड, या फिर सी व्यवहार रेटिंग स्केल हम देखेंगे, या फिर संरचित व्यवहार परक अवलोकन। देखिए अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उनकी प्रगति के लिए हम क्या करेंगे, उनका कॉन्टिन्यूअस हम क्या करेंगे अवलोकन, कि इसने कब क्या कैसे किया, तो उससे हम अच्छा निरीक्षण कर सकते हैं प्रगति का, उसकी बच्चा कैसे कैसे प्रगति कर रहा है, तो हम उसका क्या करेंगे अवलोकन करेंगे व्यवहार का। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, मतलब संरचित व्यवहार परक अवलोकन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। बच्चा है एक, वो गणित की प्रॉब्लम को हल करने के लिए पूरी तरह संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है। देखिए वो इंटरनली मोटिवेट हो रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है। चलिए पहले हम देख लेते हैं प्रेरक के बारे में। प्रेरक के बारे में थोड़ा सा बता दूं पहले। प्रेरक किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए प्रेरक जो है, जैसे आप हैं तो आपको नौकरी चाहिए इसलिए आप आज पढ़ रहे हैं, तो प्रेरक क्या है आपके लिए, नौकरी, तभी तो आप पढ़ रहे हैं, आप प्रेरित हो रहे पढ़ने के लिए। तो ये चीज है, प्रेरक किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई, आपको भूख लगी होगी तो आपको खाना पकाना पड़ेगा, ठीक है, भूख प्रेरित करेगी बनाने के लिए। तो और इसमें देख लेते हैं मैस्लो के बारे में। मैस्लो के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण, इन्होंने क्या कहा है, प्रेरक दो टाइप का होता है।
एक तो होता है जन्मजात और दूसरा होता है अर्जित। जन्मजात वो होगा जो हमें जन्म से मिल जाता है, जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, निद्रा हो गया, तो ये सब प्रेरक जो हमें जन्म से मिल जाते हैं। और बी है अर्जित, मतलब हमारी जैसे कोई आदत है, कुछ लोगों को नॉवेल पढ़ने की आदत रहती है ना, कुछ लोगों को आर्ट और क्राफ्ट बनाने की आदत रहती है, उसमें रुचि रहती है, तो वो प्रेरित होते हैं उसको खुद से करने के लिए, तो ये हो जाती है हमारी अर्जित प्रेरक। ठीक, अब ऑप्शन पे आते हैं, तो इसमें कह रहा है उसका आंतरिक बल उसे उस समस्या को हल करने के लिए विवश करता है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा प्रेरक। ठीक है, प्रेरित कर रहा है भाई उसको, तो ये ऑप्शन हमारा प्रेरक सही हो जाएगा। ओके, तो यहीं पे अपनी क्लास एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।